हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी परसेंटेज के बारे में, वहाँ तक अपने को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। ओके, ठीक है। तो आज अपन कुछ परसेंटेज के बारे में, अलग पार्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ से अपन ने छोड़ा था। कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, याद है तो आपको? ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि कम मार्क्स और अधिक मार्क्स किस तरीके से अपन उनको परसेंटेज ज्ञात करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ ताकि आपको हर चीज़ को स्टेबलाइजेशन करना आ जाए, मतलब हर चीज़ में कंफर्ट महसूस करूँ कि सर हाँ हमें आने लग गया ये पार्ट। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन करवा के फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि क्या एक क्वेश्चन है अपना, किसी कक्षा में, सुनना ध्यान से, किसी कक्षा में अलग टाइप का है, ध्यान रखना। उस टाइप का मैंने करवा दिया है, फिर भी और करवा दूंगा। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको जो और प्रैक्टिस वाले कुछ क्वेश्चन होंगे ना, उनमें और करवा दूंगा। ठीक है, एक कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 30% छात्र संस्कृत में, ठीक है, 30% छात्र संस्कृत में, 25% अंग्रेजी में। ठीक है, 30% किस में? छात्र संस्कृत में, 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या हुए? फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, एक ही बात है ना, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब संस्कृत और अंग्रेजी में क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद आपको पूछा है, यदि दोनों विषयों में, ठीक है, दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 10% छात्र क्या हुए? 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों में। तो बताओ दोनों विषयों में, ठीक है, दोनों विषयों में कुल कितने छात्र, कितने परसेंट, दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ऑप्शन की जरूरत है नहीं, पहले मैं आपको बेसिक सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो 30% इसमें अनुत्तीर्ण है, 30% इसमें अनुत्तीर्ण है, और दोनों में भी क्या हो रहा है? दोनों में भी क्या हो रहा है? अनुत्तीर्ण हो रहा है। मतलब संस्कृत में भी 30% छात्र अनुत्तीर्ण है और इंग्लिश में भी 25% छात्र अनुत्तीर्ण है, और दोनों में बोथ। ठीक है, बोथ मतलब दोनों में। ठीक है, 10% छात्र अनुत्तीर्ण है। ठीक है, आपने को क्या पूछा है? तो अनुत्तीर्ण ही पूछा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो आप एक शॉर्ट तरीका अपन ने पढ़ा था, अगर किसी के पास मैथ है तो अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि देखो अगर दो है बच्चे, ठीक है, तो ये तो होता है अकेले का। अगर मैं बात करूँ, इसको संस्कृत लिख दूँ, इसको इंग्लिश लिख दूँ, ठीक है, तो ये तो होता है इसका दोनों का कॉमन पार्ट, कि दोनों में विषयों में क्या हुआ। इसको तो लिखते हैं अपन एस इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इसको लिखते हैं a माइनस बी, मतलब जिसमें b ना हो। इस डिब्बे को क्या लिखते हो आप? जिसमें b ना हो। और इस डिब्बे को आप क्या लिखते हो? जिसमें a ना हो। ठीक है, इसका मतलब b हो, a ना हो। बात समझ में आ गई? मतलब अपन, इसका मतलब ये छोटा सा पोर्शन दिखा ना आपको, दोनों में कॉमन पार्ट मतलब इसका मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब होता है, इस वाले बॉक्स का इसका मतलब है कि आप इसमें केवल ए ले रहे हो, बी नहीं ले रहे हो। इसका मतलब है कि आप इसमें बी ले रहे हो, ए नहीं ले रहे हो। मतलब अगर अकेले ए की बात करें, ठीक है, तो जैसे एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी, मतलब दोनों मिलके मतलब ए, या तो ए होगा या बी होगा, या फिर क्या हो रहा है, अगर ये क्या हुआ, देखो पूरे में वेट चेक करते हैं तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, दो बार ऐड हो गया ना। अरे ए इंटरसेक्शन, देखो पूरा ए लिया आपने तब भी आएगा ये, ठीक है, पूरा बी लिया तब भी आएगा। इसका मतलब दो बार पार्ट ऐड हो गया ना ए यूनियन बी में। यूनियन का मतलब होता है पूरा, ठीक है, ये या ये,
ठीक है, कम से कम एक, ठीक है, या तो ये या दोनों, ठीक है। तो देखो इसको अपन ऐसे भी चेक कर सकते थे, ए यूनियन बी मतलब कंप्लीट पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये 2 बार ऐड हो गया, या तो ये था या ये था, या तो ए है या बी है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये 2 बार ऐड हो गया था, तो इसको एक बार माइनस करा तो क्या आएगा, केवल या तो ए था या बी था, ठीक है। समझ गए ना, इसका मतलब समझ में आ गया, मतलब कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक। और अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों, इसका मतलब होता है कम से कम एक, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि देखो पूरा पोर्शन लिया, फिर पूरा पोर्शन लिया, तो ये कॉमन पार्ट आ गया था, ठीक है। तो 2 बार ऐड हो गया था, इसमें भी आ गया था, इसमें भी आ गया था, मैंने माइनस कर दिया, अरे ए भी माना है पूरे को ना, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है कि आप इसको देखो, ए नहीं है मतलब ए नहीं है, मुझे बता, बी नहीं है तो बी को कैसे लिखते हो, बी नहीं है, इसका मतलब आपने क्या किया, ए में से कौन सा पोर्शन घटा दिया, मतलब केवल ए पार्ट है, ऐसे समझो केवल ए ही है, ठीक है। तो अगर आप ए को ही निकालना चाह रहे हो तो आप करना क्या चाह रहे हो, जिसमें ए हो बी ना हो, ठीक है, इसका मतलब यही है ना, ए हो बी ना हो, ठीक है, इसका मतलब आ गया ए हो बी ना हो, इसका मतलब बोलो क्या आ गया कि आप क्या कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हो ना, इसका मतलब यही निकल रहा है, ठीक है। आप बात समझ में आ गई, अरे ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए में से आपने किसको माइनस कर दिया, कॉमन वाले पार्ट को माइनस कर दिया, तो कौन बचेगा, केवल ए हो बी ना हो। अगर मैं ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ए माइनस बी भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जिसमें ए, इधर लिख देता हूँ, जिसमें ए ना हो बी हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बी में से किसको माइनस कर दूँ, बी में से मैं माइनस कर देता हूँ कॉमन पार्ट को, तो केवल कौन बचेगा, अरे ऐसे समझो ये ए है ये बी है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अगर किसी को कम समझ में आए तो भी दिक्कत नहीं लेना, ठीक है, मैं सोल्व करूँगा, बिल्कुल आसान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो, ए नहीं हो, बी हो, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है, पूरे बी में से, बी वाले पोर्शन में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं कॉमन वाले पार्ट को, तो कौन बचेगा, केवल यही तो बचेगा, बी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिखा था ना, बी बचा है, तो इसको ऐसे भी लिखा था ना, बी माइनस ए, देखो बोला, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिखा था, ए माइनस बी, इसका मतलब ये रहा, ठीक है। तो अकेले आ जाए, अकेले के बारे में पूछे तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैं देखो डायग्राम से सोल्व करूंगा, फटाफट देखना, ये तो मैंने केवल समझाया है कि ऐसे आया था, इस तरीके से अपन कॉमन पार्ट निकालते हैं, ठीक है। बताया ना, एक ही क्वेश्चन में मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। देखो कौन सा था, मैं क्या लिखा है यहाँ पे, देखना, समझना, चित्र से ही समझा दूंगा सारा, ठीक है। इसका मतलब पूरा ए है ना, इसका मतलब एस लिखा हुआ है तो संस्कृत लिख दूंगा इसको, ये पूरी संस्कृत का है, ठीक है, ये पूरा इंग्लिश का है, ठीक है। और ये कॉमन पार्ट है जिसमें दोनों, मतलब एस इंटरसेक्शन ई, यही मतलब है ना इसका, दोनों। तो ये तो कितना पार्ट हो गया, ये तो देखो पूरा 30%, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट आ गया, ब्रह्मांड का जो भी पार्ट है ना वो सब आ गया इसके अंदर। इसका मतलब इसके अंदर कितना परसेंट पास हो रहा है, वो अनुत्तीर्ण हो रहा है 30%, ये पूरा है। 25% किस में आ रहा है, 25% आ रहा है ई में, 25% ई में आ रहा है ना, ठीक है। कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, 10%। तो देखो इसमें ये 2 बार ऐड हो गया ना, कौन, अगर मैं बात करूं अकेले संस्कृत की बात करूं तो अकेले संस्कृत में बताओ कितने बचे, देखो अकेले संस्कृत की बात करूं तो 30 में से 10 माइनस करा तो 20 बचे, नहीं बचे अकेले संस्कृत में, ठीक है। और इंग्लिश में अकेले में बताओ कितना बचा, 25 में से 10 माइनस करा तो कितने बचे, 15, सही है, 15% बचा ना, ठीक है। क्या पूछा है, दोनों विषयों में कितने परसेंट हो गए, ठीक है, सही बचा ना, 20% तो ये बचा, और ठीक है, और दोनों में कॉमन मिला के अगर मैं बात करूँ इसकी 10%, ठीक है, दोनों में कितना परसेंट, भाई अकेली इंग्लिश संस्कृत में तो कितने हुए, अकेली संस्कृत में 30 में से 10 माइनस करें तो केवल अकेली ये पोर्शन बचेगा, कितना बताना, ये वाला पोर्शन बचा 20% बचा। और मैं बात करूँ इंग्लिश की अकेले की, तो ये पोर्शन बचा ना, बताओ इस पोर्शन में कितना बचा, 15%, 15% ही बचेगा ना, 20% तो इसका अकेले का, 10% दोनों का, और 15% इसका, कितने हो गए टोटल, 20 + 15 + 10 कितने हो गए, 10, 30, 40, 45%, ठीक है। कितने आ गए बेटा,
45%। तो ये जो स्टूडेंट थे वो क्या थे, ये अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है। ठीक है, कितने परसेंट है, 45%। 45% कौन से स्टूडेंट है, अनसक्सेस, मतलब 30 थे टोटल संस्कृत वाले, उसमें से 10% दोनों कॉमन भी आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है तो अपने को क्या करना है, केवल संस्कृत का निकालना है। संस्कृत का निकालने के लिए 10 को इसमें से माइनस कर दो, 25 में से 10 को इसको माइनस कर दो, तो अकेले इंग्लिश संस्कृत कितनी बचेगी, 20%, अकेली इंग्लिश कितनी बचेगी, 15%, कॉमन कितना बचेगा, 10%, यानी कि तीनों को मिला के कितने हो गए, 45%। और ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, या बताओ और दूसरा तरीका क्या कर सकता था मैं दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकता था, 30 प्लस मतलब a प्लस बी, ठीक है, और माइनस बोथ, अरे दोनों को माइनस कर देता। ठीक है, या मैं कैसे करता बताओ, सी लिख लूँ, इसको सी मान लूँ बीच वाले को। ठीक है, तो मैं क्या करता, इसको ऐसे भी कर सकता था, -10, तो देखो 55 में से 10 गए तो 45, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, अगर आपको एक ही चीज़ दे रखी हो तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, दोनों को जोड़ा, इनको और इसको जोड़ा और 10% माइनस कर दिया। समझ में आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझ आएंगे, और समझा रहा हूँ, समझना ना, आ जाएगा अभी देखना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन को करने में, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, एक बार समझ में आ जाए सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सुनना आप ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है किसी कक्षा में ठीक है, किसी कक्षा में 60% छात्र किसमें, विज्ञान में। ठीक है, 60% छात्र साइंस में यानी कि विज्ञान में। ठीक है, और 70% छात्र हिंदी में, 70% छात्र हिंदी में। ठीक है, हिंदी में। और आगे क्या पूछा है, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, 15% छात्र क्या हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, संख्या 220 है। आगे आपसे पूछा है 220 है तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे। ठीक है, अपनी को ये बताना है। ठीक है, देखो दोनों तरफ अगर सेम चीज है, यहाँ पे भी क्या है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो अगर दोनों ही जगह सेम है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है। सॉरी, यहाँ पे उत्तीर्ण था क्या, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है। 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है बेटा ना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यहाँ पे उत्तीर्ण है और दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज दे रखे, वो संख्या दे रखी है 220। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। पहले तीनों में सेम था। ठीक है, तीनों में सेम था तो देखो यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे संस्कृत है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ साइंस, इसको ले रहा हूँ कॉमन पार्ट को, इसको ले लिया हिंदी। ठीक है, उत्तीर्ण की बात कराइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 60% दोनों में अनुत्तीर्ण है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, उत्तीर्ण। तो अपने को क्या करना है, इसको भी किस में लेना है, या तो इनको अनुत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण है दोनों में, तो दोनों में अनुत्तीर्ण है तो मैं इसको क्या ले लिया, 15% ले लिया, अनुत्तीर्ण हो गया। ये 60% कौन है, उत्तीर्ण। तो इसको बताओ अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 40%। ठीक है, ये 70% उत्तीर्ण है तो बताओ अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 30%। तो ताकि यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे 15% छात्र अनुत्तीर्ण थे तो मैं इनको भी अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लिया ताकि अच्छे से सोल्व कर सके, अपन आसानी से सोल्व कर सके। अब मैंने बताया था 40 + 30 - 15 कर लो तब भी आंसर वही आएगा। 70 में से 15 गए तो 55%। देखो आ गया कौन, ये कौन स्टूडेंट आ गए, अनुत्तीर्ण छात्र आ गए। अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज कितना आ गया, 55%। और 55% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220। तो 100% की वैल्यू बोलना, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22। ठीक है, तो 5 × 4 = 20 और ये आ गया 400। ठीक है, 400 स्टूडेंट कौन आ गए,
जो परीक्षा में बैठे थे। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना था बताया था अभी पिछले वाले सवाल में। यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे देखा करो उत्तीर्ण है, यहाँ पे अनुत्तीर्ण है दोनों में, तो आपको इसको भी क्या करो अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो। अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, हर चीज़ को बताया था 100% मानोगे। ये 60% है तो 100 में से 60 गए तो 40% कौन बचे अनुत्तीर्ण। ये कौन है 70% उत्तीर्ण है तो 30% अनुत्तीर्ण बचे। ठीक है 15% दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो मैंने क्या सिखाया था, इसको जोड़ दो और इसमें माइनस कर दो, या तो ऐसे करो या फिर मैं बताया था एक तरीका और सिखाया था अभी। कैसे, एक तरीका और सिखाया था कि देखो 15% तो ये दे ही रखा है, 15% दे रखा है ना, उसके बाद ये 40 है तो बताओ ये वाला पोर्शन कितना बचा, इतना सा पोर्शन बताओ ये कितना बचा, ये बच गया अपना 40 में से 15 गए तो 25 ना, 25 बचेगा, 25% तो ये बचा। ये वाला पोर्शन बोलना, ये वाला पोर्शन कितना बचा, 30 में से 15 गए तो ये बच गया 15%, और 15 खुद चल ही रहा है, 15 और 15 30, 30 और 25 55 हो गए, और 55 की वैल्यू ये रही 220, 55 की वैल्यू 220 तो 100 की वैल्यू निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो कितने आ गए स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 400। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक चीज समझ में आएगी और समझा दूंगा मैं, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक चीज। ठीक है, आपको सीखना है बस एक एक चीज को। अगर फिर भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दिया करो, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और देखते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा के छोड़ूंगा, बस आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन बोला है कि 38% छात्र, ठीक है 38, एक परीक्षा में, आज इस टाइप के करूँगा सारे सवाल है ना, एक परीक्षा में 38% छात्र, 38% छात्र किसमें, विज्ञान में, ठीक है साइंस में मतलब है ना, विज्ञान में, ठीक है, और 45% छात्र गणित में असफल हुए, और 45% छात्र गणित में असफल हुए। असफल मतलब वही अनुत्तीर्ण, असफल हुए। आगे आपसे पूछ रहा है 20% ऐसे स्टूडेंट है, 20% छात्र ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या हुआ, दोनों विषयों में असफल हो गए, दोनों विषयों में असफल हुए। बात समझ में आ गई, दोनों विषयों में असफल हुए। यदि कुल छात्र कितने, कुल छात्र दे रखे अपने को 185 सफल हुए, कुल छात्र 185 सफल हुए, सफल है ना, सॉरी क्या बोला है क्वेश्चन, यदि कुल छात्र 185, यदि कुल 185 छात्र, ऐसे लिखो आप है ना, कंफ्यूजन रहोगे, कुल 185 छात्र सफल हुए, असफलता तो सफल हो गए ना, सफल हुए। आगे आपसे पूछा है सफल हुए तो बताओ परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, तो बताओ परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, यही पूछा है ना क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्या है सफल, असफल है ना, तो वही डिब्बा बना लो, या तो मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा या फिर ऐसे करो, डिब्बा बनाए, ये डिब्बा बनाए, ये साइंस है और ये मैथ है, ठीक है, और ये बीच में कौन आ रहा है, कॉमन, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, एस इंटरसेक्शन एम। बात समझ में आ गई। तो देखो 38% छात्र साइंस में क्या हुए थे, यहाँ पे चेक कर लिया करो, ये किसका नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है सफल का, ठीक है, और दोनों में क्या दे रखा है, 20% छात्र दोनों में असफल है, तो इसका मतलब ये भी असफल, ये भी असफल, ठीक है, तो अपने को क्या निकालेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो सफल आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये कितना परसेंट है, 38, कौन सा साइंस का, 45 इसका है, दोनों में कितना है 20%, दोनों का कितना है 20%, तो बताओ इन साइंस में कितने, 38 में से 20 गए तो 38 में से 20 गए तो 18%, क्या थे ये असफल है, ध्यान रखना। और दोनों में कितने हैं, दोनों में कितने आएंगे,
दोनों में आएंगे 20%, ठीक है। और मैथ में बताओ, मैथ में देखो 45 में से 20 गए तो 25%। तो देखो फेलियर स्टूडेंट, जो फेल्ड हुए ना, फेल्ड स्टूडेंट बोलूँ 18, 20 और 25 लिख दूँ क्या? 18, 20 और 25 यही आएगा ना। 18, 20, 25 कितने हो गए? 45, 45, 55, 55 और 63, सही है क्या? सही है, 63%, ठीक है। 63% छात्र क्या हो गए? असफल हुए। लेकिन अपने को यहाँ पे किसका दे रखा है? 185 किसकी वैल्यू दे रखी है? सफल की। और ये क्या हो गए? फेल हो गए स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट कैसे है? फेल। तो पास स्टूडेंट बोलो, 100 में से किसको माइनस कर दो? 63 को, तो कितने बचेंगे? 37%। 37% क्या हो गए? पास हो गए, ठीक है। 37% पास है। और पास की वैल्यू 37 की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? 185। कितनी बार गया? 7 पंजे 35, 5 15, 3 18, 5 बार गया नहीं। तो 100 की वैल्यू बोलो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अरे ये 5 बार कटा, तो 100 को गुणा करोगे तो बताओ कितना आया? 100 की वैल्यू 5 से गुणा कर दो तो 500 हो गए ना। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे? 500 स्टूडेंट। ध्यान से सुनो, ये भी अनसक्सेस है, सक्सेस नहीं है ना। 38% अनसक्सेज, सफल असफल छात्र। 45% भी असफल है। कॉमन भी असफल है। अगर आपको कॉमन में सफल दे रखा है तो आप इसको 100 में से माइनस करके लिखोगे, ध्यान रखना। अगर कॉमन पार्ट क्या दे रखा है? सफलता का देता, तो मैं इनको भी क्या करता? 100 में से माइनस करके लिखता। लेकिन ये भी असफल है, ये भी असफल है, यहाँ पे भी असफल है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, तीनों एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर पाओ, ठीक है। देखो फेल्ड स्टूडेंट 38, ये दोनों मैंने बोला था ना, ये पूरा साइंस का है। तो 38% साइंस है, इसका मतलब कॉमन भी तो आ रहा है। तो इसमें मैथ का भी तो आ गया 20%। तो इसका अकेला थोड़ी ना है साइंस का 38%, दोनों का मिक्स हो गया। तो साइंस का अगर मैं अकेले की बात करूँ तो बताओ कितना आएगा? 18%। मैथ के अकेले की बात करूँ तो 45 में से 20 गए तो 25% मैथ अकेले का आएगा। ये तो दोनों का है, मैथ 45% तो दोनों का है। 20% क्या है? दोनों में कॉमन था, जो इसमें भी और इसमें भी कॉमन पार्ट, यानी कि वो भी अनसक्सेस है, ठीक है। तो फेल्ड टोटल कितने हो गए? 18, 20 और 25, 63% ऐसे स्टूडेंट है जो फेल है। पास होने वाले स्टूडेंट कितने? 37। समझ में आ गया? अगर 37 की वैल्यू 185, ये भी तो असफल है, ये भी तो सफल है। 37% की वैल्यू 185 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 500। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता था कि देखो वो भी असफल है, ये भी असफल है। 38 + 45 करके उसमें से 20 माइनस करता तो 8 और 5 13, 4 3 7 1 8, 20 माइनस करे तो कितने बचेंगे? सॉरी 63 बच गए ना। ये कौन आ गए? जो फेल थे। तो पास होने वाले, सक्सेस होने वाले कितने थे? 37%। 100 में से माइनस कर देता ना। अरे 100 में से माइनस कर देता 63 को, 100 में से 63 माइनस करे तो 37% आता, और वही आया। देखो आ गया ना समझ में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो आप इनको पहले सीखो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, किस तरीके से करना चाह रहा है। जब तक आप चीज़ें सीखोगे नहीं तब तक आपको समझ में कम आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को नोट करनी है, सीखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताओ कि सर ये परेशानी आ रही है हमें, ताकि हम उसका और ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। तो लिखो यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ओके। देखो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगले टाइप के क्वेश्चन देखो। अब ना मैं सिखाना चाह रहा हूँ अब खर्चे वाले क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं अपन, ठीक है। अब करेंगे खर्चे वाले क्वेश्चन, फिर आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा जब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट आओ, देखो खर्चे के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, फिर आप परेशान नहीं होगे। देखो कमल अपनी आय का, सुनना, कमल अपनी आय का क्या कर रहा है? 8 से 1/3%, 8 से 1/3% क्या करता है? मकान किराए पर खर्च करता है। मकान किराए पर खर्च करता है, ठीक है। क्या कर रहा है वो? अपनी आय का कितना परसेंट? 8 से 1/3% मकान के किराए पे खर्च करता है। मकान के किराए पर होने वाला खर्चा, मकान के किराए पर होने वाला खर्चा कितना दे रखा है? होने वाला खर्चा दे रखा है अपने को 2005 रुपये, 2005 रुपये है, ठीक है। कितने रुपए? 2005 रुपये, ठीक है। आगे आपसे पूछा है तो बताओ कमल की आयु क्या है? कमल की
आय बोलो। कमल की क्या पूछा है आपसे, आय जानना चाह रहा है कि बताओ कमल की आय क्या है। देखो अपन क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे कर सकता था एक्स, इनका मान लो एक्स, एक्स का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% खर्च कर रहा है, इसका मतलब खर्च की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है, खर्च की वैल्यू दे रखी है 2005। तो मुझे बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। तो बता 8 × 24 25, 25/3 परसेंटेज हटा के मैंने क्या कर दिया 100 लगा दिया, और ये कितना दे रखा है 2005, 5 से काट दूँ 25 से 250 बार, 10 बार 250, 250 और 12 बार कटाइए, ठीक है 12 बार कट गया, 12 को इससे गुणा कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई 2005 को आप 12 से गुणा करना, बताना क्या आएगी, 2005 को 12 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 0 12 दूना 24, यानी कि 24,000 0 24,060, 24,060 रुपये आ गई। मैं ऐसे भी कर सकता था, सुनना ध्यान से, ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, क्या आ गया ये मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड करो तो आप इसको क्या करो, फ्रैक्शन वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लो, ये मेथड नंबर सेकंड है, 1 सही 1/3 है, इसको क्या लिखोगे 8 या 24 और 1 25, 25/3 परसेंटेज में मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करता है, 100 से डिवाइड कर दो, कितनी बार कटा था 1/12 बार कटा था, नहीं कटा था 1/12 बार कटा है। तो मुझे बताओ टोटल इनकम उसकी 12 मान लूँ, अरे टोटल इनकम क्या मान लूँ 12, 1 रुपये वो खर्च कर रहा है, 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो मुझे बताओ कि उसका 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 1 रुपये खर्च करता है और खर्चे की वैल्यू कितनी है 2005 रुपये, 2005। तो मुझे बताओ 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो क्या है इनकम है ना, ये खर्चा है, 1 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 रुपये की वैल्यू 2005 है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2005 को इससे गुणा कर दो, तो कितने आ जाएंगे 24,060 रुपये। देखो वही तो आ रहा है, ठीक है। अपन ऐसे भी कर सकते थे, फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करोगे, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 12 इनकम है, इनकम में से 1 रुपये खर्च करता है, तो बताओ सेविंग कितनी करता है वो 11 रुपये बचाता है ना, अरे बचाता कितना है, लेकिन अपने को तो क्या दे रखा, खर्चा दे रखा है, 1 की वैल्यू 2005 तो 12 की वैल्यू 24,060। बात समझ में आ गई, आसान सा क्वेश्चन था, 2 तरीके सिखा दिए, ठीक है। और देखो अब चलते हैं अगले इसी के टाइप के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। गारंटी देता हूँ आपको कि आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, बस आपको थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी है। कोई चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ताकि मेरे को पता रहे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करा करो, ठीक है। अपने आप को निराश मत करना, बस यही है, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो अपने आप को कभी निराश मत होने देना कि सर हमें मैथ में हम पहले से ही कमज़ोर है। बेटा आज के टाइम पे कोई कमज़ोर स्टूडेंट नहीं है, मैं आज फिर बता रहा हूँ कि आप आज के टाइम पे एक भी बच्चा अगर ये सोचता है ना दिमाग में कि मैं गलतफहमी पालता है कि सर मैं कमज़ोर हूँ या मैं शुरू से ऐसा हूँ, या कोई अगर आपको ये भी बोलता है ना कि आप कमज़ोर हो या आप में समझने की सोचने की शक्ति नहीं है, तो वो गलत बोलता है आपके लिए, ठीक है। आपको क्या करता है वो डिमोटिवेट करता है, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत भरी पड़ी है, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, केवल आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सको, ठीक है। केवल आपको पहचानना है, अंदर झांकना है आपके अंदर कि वास्तव में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने आप को निराश मत करो, ठीक है, अपने आप को कभी ग्लानि महसूस मत होने दो, ठीक है, कभी अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, बस यही है। आप कुछ भी करो लेकिन अपने आप को हमेशा ये मान के चलो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मेरी लाइफ में, ठीक है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो ना, नेगेटिव सोचने ही क्यों देते हो, ठीक है, समझ गए। तो नेगेटिव आने ही मत दो दिमाग में कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरे को किसी कोई बोलेगा तो अपने आप, वो क्या करता है आपको नीचे दबाने की कोशिश करता है। अगर सामने वाला आपको कमज़ोर बता रहा है इसका मतलब वो चाहता है कि आप कमज़ोर ही बने रहो। आप अपने बारे में सोचो ना कि ये तो बोलता रहेगा, आप लोगों की बातों को क्यों महसूस होने देते हो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो आप, ठीक है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कभी चाहते हैं, अरे आपके आस पड़ोसी भी नहीं चाहते कि आप कामयाब हो लाइफ में, ठीक है। तो आप क्या उम्मीद लगाते हो लोगों से, नहीं आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो कि वास्तव में ये मेरा भला चाहता है, कोई नहीं चाहता आज के टाइम पे, कोई किसी का भला नहीं चाहता, ठीक है। सब स्वार्थ के लिए आपसे रिश्ता रखते हैं, सब स्वार्थ से की वजह से आपसे बातचीत करेंगे, अदरवाइज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको निस्वार्थ भावना से आपके साथ जुड़ा हो, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को समझो और अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि
आज जब मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि यार बच्चे कम से कम अब पढ़ाई के प्रति अपना रुझान दिखाने लग गए। ठीक है, बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया पढ़ाई के प्रति। तो कई बच्चे आज सक्सेस होते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि वास्तव में यार अब बच्चे रुचि लेने लग गए। ठीक है, अब बच्चों में उत्साह बढ़ने लग गया कि वास्तव में हमें जॉब लग के दिखाना है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं, आज की समाज पता नहीं किस टाइप की हो गई है। ठीक है, आज की समाज के लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं साफ बता रहा हूँ, हर आज ऐसी समाज में आप पल रहे बढ़ रहे हो जिसमें गवर्नमेंट जॉब को भगवान माना जाता है। आप भी जानते हो हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब को भगवान माना जाता है। तो फिर आप पीछे क्यों रहते हो? आप भी तो कोशिश करो। जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना तो हर चीज़ आपकी होगी, आपके सपने आपके होंगे, हर चीज़ आप खरीद पाओगे, हर चीज़ को आप हर चीज़ आपकी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? हर चीज़ आपको अच्छे से मिलेगी, आप कभी कोई चीज़ के लिए तरसोगे नहीं लाइफ में। ठीक है, तो बस यही है गवर्नमेंट जॉब का, यही फ़ायदा है कि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो बस। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैं रिश्वत लेके तो अपने आप को लखपति करोड़पति कर दूंगा, वो तो आप गलती से सोचना भी मत। ठीक है, आप कभी ये सोचो कि सर हमें तो 1 महीने में करोड़पति बनना है, ठीक है, रिश्वत ले लेके। अरे भाई, रिश्वत बिना भी दुनिया चलती है। ठीक है, तो रिश्वत तो लेना ही नहीं है। ठीक है ना, गलती ये करना ही मत कभी लाइफ में ना, क्योंकि अपनी को ईमानदारी से जॉब करनी। कोई भी अगर गलती से आप जॉब लग भी जाते हो, मान लो आप तैयारी कर रहे हो जॉब लग भी गए ना, तो प्लीज़ ये रिश्वत विश्वत के चक्करों में मत पड़ना। क्योंकि आप इससे अपने मन को तो संतुष्ट कर लोगे, लेकिन ज़िंदगी कभी आप आसानी से जी नहीं पाओगे। दुखों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप इन चीज़ों से बच के ही रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, कहना क्या चाह रहा था मैं? तो देखो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से ना, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहूँ। देखो शक्कर के भाव में अब चलते हैं अपन, किस तरीके से अपने को कम ज़्यादा कोई चीज़ करनी होती है। शक्कर के भाव में मतलब कोई शक्कर थी यानी कोई चीनी है, क्वेश्चन से समझा दूंगा सारी चीज़ है ना। शक्कर के भाव में क्या हुआ, 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, आप क्या गए मार्केट में गए, कोई चीनी थी वो 40% अधिक पे मिली। कोई व्यक्ति अपने उपभोग में, कोई व्यक्ति क्या हो गई, 40% की वृद्धि हो जाने पर, 40% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, 40% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति उसके उपभोग में हो जाने पर कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके उपभोग में, उसके उपभोग में, उपभोग में क्या करता है, उपभोग में कितने परसेंट की कमी करे, कितने परसेंट की कमी करे। ठीक है, कितने परसेंट की कमी करे कि उसका व्यय वही रहे, मतलब खर्चा वही रहे, करे कि उसका खर्चा या उसका व्यय वही रहे, मतलब खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चा वही रहे। ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे तो आपका एक एक चीज़ समझ में आएगी। मुझे बताओ खर्चा यानी कि खर्चा होता क्या है। खर्चा क्या होता है कि आप कोई चीज़ को कितना यूज़ करते हो। ठीक है, यही तो होता है ना, कोई चीज़ को आप कितना यूज कर रहे हो और उसकी रेट क्या है। मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? खर्चे से मतलब समझ में आ गई, एक्सपेंडिचर जिसको आप बोलते हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। आप ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक एक बात समझा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। खर्चे का मतलब होता है कि आपने उसको कितना यूज करा है और उसकी रेट क्या थी। सपोज करो आपने 5 किलो चीनी यूज करी, 5 किलो चीनी लेके आए, किस भाव से लाए, यानी कि यूज कितना करो, 5 किलो चीनी, और सपोज करो 1 किलो चीनी का मूल्य मान लो 20 रुपए। तो मुझे बताओ आपने कितना खर्चा करा, एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका, 100 रुपये हुआ नहीं हुआ? यही मतलब है ना इसका। भाई आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। अगर आप 5 किलो चीनी का कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी रेट मान लो 20 रुपये पर किलो है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने रुपए हो गए, 100 रुपये का आपने क्या किया है, खर्चा करा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है। खर्चे का मतलब होता है आप उसको कितना यूज कर रहे हो और क्या रेट चल रही है मार्केट में, उसकी प्राइस क्या है, कितना यूज करो। आप पेट्रोल लेने गए, मान लो आपने 20 लीटर पेट्रोल यूज किया और 80 रुपये पेट्रोल की लीटर की, 80 रुपये पर लीटर का भाव है। तो मुझे बताओ आपने कितना खर्च करा,
आपने करा 8 दूनी 1600 रुपये, 1600 रुपये खर्च करा नहीं करा, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर होता क्या है, यूज इनटू रेट, कि आपकी उसकी रेट क्या चल रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो खर्चा है ना वो डायरेक्ट यूज पे भी डिपेंड है, यानी कि आप डायरेक्ट अगर यूज करो, कितना यूज कर रहे हो, खर्चा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रेट क्या चल रही है। अगर आप यूज बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने यूज बढ़ाया, ठीक है, सपोज करो आपने यूज बढ़ाया, तब भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मुझे बताओ। अगर आप खर्चा, आप चाहते हो कि मैं उसका यूज कंजप्शन बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 5 किलो की जगह 10 किलो यूज करना चाहता हूँ, देखो एक्सपेंडिचर बराबर यूज इंटू रेट। सुनना ध्यान से ना, मैं बोला ना एक एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये डायरेक्ट इसके प्रोपोर्शन है, ध्यान रखना, डायरेक्ट है ना, और एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शन है यूज का और रेट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन सा है ये, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है इसका। ठीक है, अगर आप यूज बढ़ा रहे हो तब भी खर्चा बढ़ेगा, आप रेट बढ़ रही है तो भी खर्चा बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। पर अब अगर आप ये देखो, यूज एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं बढ़ा, यूज बढ़ाया तब भी खर्चा बढ़ रहा है, यूज रेट कम करा, रेट बढ़ाया तब भी खर्चा कम हो रहा है। अगर देखो दोनों को बढ़ाया, सुनना ध्यान से ना, इधर मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर, आपने यूज भी बढ़ा दिया और रेट भी बढ़ा दी, यूज बढ़ाया रेट बढ़ाई तो भी क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। अगर आपने क्या किया, दोनों को कम करा, अगर आप यूज भी कम कर रहे हो रेट भी कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी कम होएगा। ठीक है, अगर आप सपोज करो रेट कम हो रही है और आप यूज बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो खर्चा क्या होगा, कम होएगा बढ़ेगा, खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट है ना, प्रोपोर्शन बैलेंस हो जाएगा ना, सॉरी कांस्टेंट रहेगा ना खर्चा। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो इसको कम कर रहे हो तब भी खर्चा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, या इसको कम कर रहे हो इसको बढ़ा रहे हो तो खर्चा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कब था, ये कब की है, कांस्टेंट है जब, ध्यान रखना ना, मतलब आप इसको बढ़ा रहे हो इसको बढ़ा रहे हो तो खर्चा भी बढ़ेगा, ये कम कर रहे हो ये कम कर रहे हो तो ये भी कम होएगा। अगर आप एक को बढ़ा रहे हो दूसरे कम कर रहे हो तो खर्चा क्या रहा है, कांस्टेंट ही रहेगा ना। इसको बढ़ाओ चाहे इसको बढ़ाओ, एक को कम करो एक को बढ़ाओगे तो खर्चा क्या रहेगा, वैसे के वैसे कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, वो डिपेंड हो रहा है। चेक करेंगे अब, देखो कैसे, सुनना ध्यान से। अब मैं सवाल पे आता हूँ, सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको चीज़ समझ में और आ जाएगी। ठीक है, सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि आपकी मान लो सपोज करो आप पहले कोई भी चीज़ लेके आते थे वो 100 रुपये में 100 किलो आती थी। सुनना ध्यान से ना, 100 रुपये में क्या आती थी, 100 किलो। पहले क्या करते थे आप, कोई भी चीज़ लाते थे तो 100 रुपये में कितनी आती थी, 100 किलो आती थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। पहले क्या कर रहे थे आप, 100 रुपये की 100 किलो चीज़ लेके आते थे। अब क्या हुआ कि आपके भाव में यानी कि रेट क्या हो गई, बढ़ गई। अब रेट बढ़ गई तो आप क्या कर रहे हो, अब 140 रुपये में 100 किलो लेके आ रहे हो। अरे बढ़ गई ना रेट, अब 140 रुपये में 100 किलो आ गई। पहले कितने में आती थी, 100 रुपये में 100 किलो आती थी। ठीक है, अब क्या हो रही है, 140 रुपये में 100 किलो आएगी, आएगी नहीं आएगी। अब मुझे बताओ आप यूज में कितना कम करें। ठीक है, बताओ इसमें कितना कम करूं, 40 रुपये कम करना पड़ेगा ताकि उसका खर्चा वही रहे। ठीक है, किस पे कम करा आपने बताओ, अरे किस पे कम करा, चलो मैं पहले आपको बेसिक तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, सुनना, आपको पहले बेसिक तरीके से सिखाता हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट सिखाता हूँ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 100 रुपये में पहले 100 किलो लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद रेट बढ़ी तो 140 रुपये में 100 किलो आएगी। तो मुझे बताओ अब 100 रुपये में कितनी आई, अगर मैं 140 रुपये में 100 किलो आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं 100 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ, मैं 100 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ 1 रुपये में कितनी आएगी। ठीक है, 1 रुपये में कितनी आ गई, 100/40, 140। तो बताओ 100 रुपये में, लेकिन मैं चाहता हूँ खर्चा वही रहे, मेरा खर्चा ना बढ़े। रेट बढ़ गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा खर्चा, पहले मैं 100 रुपये खर्च करता था 100 किलो लेके आता था, लेकिन अब 140 रुपये रेट हो गई तब भी मैं 100 किलो ही लेके आना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पहले 100 रुपये लगते थे, वापस 100 रुपये, रेट 140 होने के बाद भी मैं 100 रुपये में ही लेके आना चाहता हूँ। तो बताओ उसकी क्या आई प्राइस, देखो 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि जो अब खर्चा होएगा वो अब कितनी किलो आएगी, इतना किलो आएगी। समझ में आ गई बात भाई, पहले 100 रुपये में 100 किलो आती थी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे, जैसे आपकी रेट बढ़ी तो अब 140 में कितनी आने लग गई, 100 किलो आने लगी। 1 रुपये में कितनी आएगी, 1 रुपये में इतनी तो आएगी। देखो
मैं डायरेक्ट कर दिया ना यहाँ पे। हाँ सुनना, 1 रुपये में कितनी आएगी 100/140। तो मुझे बताओ 100 रुपये में कितनी आएगी, 100 रुपये में आएगी 140 × 100, काटा 2 7 14, 2 5 10, यानी 500/7, इतना किलो आएगी। तो मुझे बताओ कितना का डिफरेंस आ गया, कितने % बढ़ गया। देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, पहले इतने किलो थी अब इतने किलो ही रह गई, तो 500/7, एलसीएम लिया तो 700 में से 500 गए तो 200/7। बताओ कितना होता है 2/7, 1/7, यानी 1/7 होता है 14 से ही 2/7, यानी कि इसका कितना आ गया, इसका आ गया 28 से ही 2/7%। बात समझ में आ गई, ठीक है। 4% आएगा, है ना, 4% समझ में आ गया, ठीक है। बेसिक सिखाया मैंने पहले, मैंने बोला ना मैं पहले बेसिक सिखाऊंगा एक एक चीज को। एक बार इसको नोट करो एक बार नोट करो बेटा ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे ना बात समझ में, सुनना आप ध्यान से, एक बार और समझा रहा हूँ, आ जाएगी समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने बोला है, पहले मैं क्या करता था 100 रुपये की 100 किलो चीज़ लेके आता था, ये बेसिक सिखाया, शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ। 100 रुपये में 100 किलो लेके आया था, 100 रुपये में 100 किलो आती थी, ऐसे मान लो। रेट क्या हुई 140 रुपये हो गई। अब 140 रुपये में क्या आती है 100 किलो चीनी, पहले 100 रुपये में 100 किलो आती थी, अब 140 रुपये में 100 किलो आती है। तो मुझे बताओ 1 रुपये में कितनी आएगी 100/140 आती है। अरे ऐसे बोलते हो ना 140 रुपये में इतने पेन आते हैं, एक पेन इतने का आएगा, 1 रुपये में इतने पेन आएंगे, तो 100 रुपये में कितने पेन आएंगे, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो 140 रुपये में 100 किलो चीनी आएगी, अब 140 में 100 किलो आने लग गई, 1 रुपये में कितनी आने लग गई इतनी, और यहाँ पे कितनी आ गई 100 रुपये में कितनी आने लगी इतनी। तो बताओ कितना डिफरेंस आ गया। खर्चा वही रखना चाहता था मैं, खर्चा 100 रुपये ही कराए, देख लो पहले भी 100 रुपये कर रहा था, अब भी 100 रुपये कर रहा हूँ, रेट तो बढ़ गई लेकिन 100 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ, तो ये आ गई। अब शॉर्ट तरीका सीखना, वही आंसर आएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उसका। देखना शॉर्ट कैसे करूँगा मैं, पता ना, एक चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। देखो मैं क्या करूँगा, पहले क्या करते थे 100 रुपये में, मतलब पहले 100 रुपये लगते थे, पहले रेट थी 100 रुपये, अब रेट हो गई 140 रुपये, लेकिन अब बढ़ा कितना 40 रुपये बढ़ गए ना, लेकिन मैं वापस क्या करना चाहता हूँ 100 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। पहले 100 रुपये खर्च करता था तो 100 रुपये में 100 किलो आती थी, अब 140 रुपये में 100 किलो आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वापस 100 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मतलब 140 रुपये में से 40 रुपये कम करने पड़ेंगे, तो देखो वही आएगा 0 2 2 4 2 7 14, 200/7%, वही कितना आया 28 सही 4/7%, आया नहीं आया, वही आ गया, देख लो, ठीक है। 100 रुपये में पहले कोई चीज़ 100 रुपये में आती थी 100 किलो, अब 140 रुपये में 100 किलो आ गई, तो बताओ कितनी बढ़ गई 40 रुपये बढ़ गए। 40 रुपये बढ़ गए तो मैंने क्या सिखाया था, कम पूछ रहा है ना, कितना कम करे तो बताया था बड़ी वैल्यू ले लिया करो नीचे। कंपैरिजन किससे करना, इससे करना, आपकी बार इससे नहीं, ठीक है। तो 140 रुपये में कितना कम करना पड़ेगा, 140 रुपये में 40 रुपये कम करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी मेरा खर्चा क्या रहेगा कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आ गई बात। मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो 40% को ऐसे भी कर सकता था, 40% का मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 5 10 2 दूनी 4, ठीक है। पहले 5 रुपये लगते थे, अब 2 रुपये क्या हो गए बढ़ गए, तो अब कितने हो गए 7 रुपये हो गए ना। पहले 2 रुपये कितने लगते थे 5 रुपये, ये तो पहले की प्राइस है, अब क्या हुआ 2 रुपये बढ़ गए, पहले इतना आता था ना पहले, और ये आने लग गया अब। पहले कोई चीज़ 5 रुपये की आती थी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिखा रहा हूँ। पहले कोई चीज़ 5 रुपये की आती थी, अब वो आने लग गई 7 रुपये की, ठीक है, आने लग गई। तो मुझे बताओ इसमें कितना कम करूँ, 2 रुपये कम करना पड़ेगा, किस पे 7 रुपये में, 7 रुपये में 2 रुपये कम करना पड़ेगा, तो देखो वही 200/7, वही आ गया। ये मेथड नंबर 3 था, ये मेथड नंबर 2 था, और वो पहले वाला मेथड नंबर 1 था। बात समझ में आ गई, तीनों तरीके सिखा दिए, अब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखना अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर अपन कल करेंगे बाकी, ठीक है, फिर कल और समझाता हूँ या कल समझाता हूँ बाकी, है ना, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना वीडियो, ठीक है ना, तो बाकी अब मैं कल और समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। बाय, सी यू, ओके।